Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IT City and I am a second year undergraduate student. तो हमने अपनी पिछली क्लास में चालू करा था हमने क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 3। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए थे और हम कहाँ तक पहुँच गए थे, शॉर्ट आंसर टाइप भी कर लिए थे हमने कुछ कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कर लिए थे। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो चालू करते हैं। ओके, listed by taking examples of transition elements and non-transition elements that oxidation state of element are largely based on electronic configuration। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बेसिस पे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। तो देखिए, वेट मिनट, सॉरी तो सेटअप कर रहा था। तो इसमें बोला गया है ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिपेंडेंट, एक टाइप से डिपेंड नहीं कर रही ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है ये बोल रहे हैं। ये हम कैसे देखेंगे? तो इसके लिए बेसिकली ऐसा होता है, जैसे आप फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट देखते हैं तो उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे कि कैसे लिखते हैं, सोडियम का लिख देते हैं। कोई भी एक ग्रुप निकाल दिया मैंने सोडियम, इसका कितना होता है, 11 होता है। 1s2 2s2 2p6 6 4 10 हो गए और PS1। ओके, तो इसमें देखिए इसमें वन आया। ओके, तो आप देखिए इसमें जो ये वन जो लास्ट आउटरमोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन गया ना, उस पे जैसे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम बता कर सकते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +1 आ सकती है। ओके, ये सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +1। तो इसी तरीके से हम और दूसरे दूसरे ग्रुप्स के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट टैली कर सकते हैं इससे। तो जैसे मैं और बता दूं आपको एग्जांपल्स, जैसे कि ये तो हमारा हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। तो क्या होता है बेसिकली, जो अपना अल्कली होता है, अल्कली मेटल्स, तो उसमें तो +1 ऑक्सीडेशन है यानी कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन का NH2 NP6 या फिर NS1 का टाइप का होता है ना। तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली 1 आती है वो यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिर इसका अल्कलाइन अर्थ मेटल देखा जाए, जब अल्कलाइन अर्थ मेटल देखेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, +2। हम कर रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसमें क्या आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आती है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, इसमें अपना डी ब्लॉक के यानी डी स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसमें इसका बेसिकल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आता है, N-1 के डी यानी कि N-1 यानी एक शेल कम होगा क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में अपने एस के इलेक्ट्रॉन आते हैं, NS इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा बेसिकली। तो इसके इसका कोई एक एग्जांपल लेते हैं, इससे और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये डायरेक्ट हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 22 हो गया। तो अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले। देखिए अभी हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में मैंने बता, एस ब्लॉक के एलिमेंट अल्कली और अल्कलाइन में बता दिया मैंने कि बेसिकली +1 +2 होता है। उसके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इसका कितना होगा, इसका ये आर्गन होगा क्योंकि उसके पहले पूरे 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। उसके बाद में 3d2 4s2। ओके, तो देखिए 3d2 में 2 आ गए तो 18 19 20 हो गया और ये 22 एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर मैच कर रहा है। ओके, तो देखिए इसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन है और एस स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये हमारा आउटरमोस्ट शेल है। तो हमको जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का तो उसकी आउटरमोस्ट शेल को देखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें हमें बेसिकली क्या लिखा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से वेरी कर सकती है, +2 से। देखिए +2 कैसे हो सकता है, देखिए ये ऑटोमोस्ट शेल +2, लेकिन ये डी के कारण +4 तक भी जा सकता है। तो ठीक है, +2 और +4 के बीच में एक और +3 भी आएगा, तो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर सकता है। ओके, तो ये वेरी करता है। तो इसके हिसाब से अगर आप बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ आती है, तो व्हेन मेकिंग कंपाउंड्स। ओके, थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ा रहा। ओके, तो देखिए इससे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता रहता है तो हम उससे उसके ऑक्साइड के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ऑक्साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो देखिए जब इसकी +2 है तो ये Ti हो गया। अगर इसकी +2 है और इसकी ऑक्सीजन की -2 होगी तो TiO बनाएगा।
ठीक है, ठीक है ना। और अगर टी आई है, और टी आई की ऑक्सीजन स्टेट हमारी कितनी है, ऑक्सीजन की स्टेट कभी कभी माइनस में भी होती है। ओके, तो ये कितना होगा, टी आई की यहाँ पे प्लस हो जाएगी, टी आई ऑक्सीजन की कुछ नहीं आएगी, और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे 2 चार्ज रहेगा। बेसिकली ये क्या होता है पता है क्या, ये टी आई की वैल्यू होती है 4, यहाँ पे जब यहाँ पे +4 आ गया तो ऑक्सीजन की -2 इधर आ गई, तो इधर कितना होता है, ये 2 होता है और ये 4 होता है। तो इसको अपन ऐसे ले सकते हैं TiO2। ओके, ये दूसरी है Ti+4 ऑक्सीडेशन स्टेट से हमने ऑक्साइड बना लिया। और जब Ti का +3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Ti2O3, क्योंकि ऑक्सीजन का इधर आ जाता है और Ti का इधर आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय चेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब बात करते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। एस ब्लॉक का बता दिया मैंने, ट्रांजिशन बता दिया, अब नॉन ट्रांजिशन ही बता देता हूँ। अब अगर नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट पे आ जाए हम, तो बेसिकली कौन से एलिमेंट होते हैं, वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक बेसिक चीज आपको याद रखना है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। तो ये कैसे बताया आपने, तो उनका जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो किस टाइप से होता है, यानी कि वो अपना 13 ग्रुप से लेके अपना 18 ग्रुप तक के आता है, और उसमें बहुत सी ऑक्सीजन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका अलग अलग होता है हर एक ग्रुप का। तो बेसिकली इसकी जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो बेसिकली +n से लेके n-8 तक आता है। ओके, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जैसे कोई एग्जांपल ले ले, हम फॉस्फोरस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस का एग्जांपल ले ले तो ये -3 से लेके +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, इस टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको ये 31 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी whereas oxygen has negative. However, oxygen has lower ionization enthalpy than nitrogen. ओके, तो देखिए इस पर जो हम एग्जाम्पल क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं इस चैप्टर में, इसमें ऐसे क्वेश्चन यानी कि जब हमने पिछले 2 क्लासेस करे थे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत हमें मिले, तो मैंने आपको समझाया भी था कैसे होता। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। तो आउटर तो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं उस, क्योंकि अगर हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा जाता है, एंथैल्पी, तो आप सबसे पहले क्या करिए पता है क्या, कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करो। क्योंकि अगर आपको किसी चीज के बीच में कंपेयर करना तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। ओके, तो पहले मैं नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p कितना होता है, 2p3 होता है। ओके, तो ये कैसे आया, पहले मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो p होता है, तो p जो ऑर्बिटल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। ओके, ठीक है, तो ये अपना भी क्या है, स्टेबल है। कैसे स्टेबल है, क्योंकि हाफ फिल्ड है। हमने आपको पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ाया था, जो ऐसे हमने एग्जांपल भी करे थे, इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो इसमें हाफ फील्ड है, तो इसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो ये कोई एक्सेप्ट करने के इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बोल रहा था, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लाना चाह रहा है, पर ये जैसे ही पहले से फील्ड है तो ये अपने और इलेक्ट्रॉन लाने की टेंडेंसिटी को उतना बढ़ाएगा नहीं, यानी कि वो चाहेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन मेरे पास ना आए तो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो इसलिए इसकी एनर्जी क्या ये कम आएगी। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव। ओके, अगर कोई चीज है, अगर आपके पास कोई चीज है और आप उसमें कोई चीज डाल रहे हो, लेकिन वो चाह रही कि नहीं आए, पर आपको जबरदस्ती डालना है, तो आपको बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है, गेन एंथैल्पी आती है फॉर नाइट्रोजन, वो क्या आती है, हाई आती है। और बेसिकली वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, नाइट्रोजन की। लेकिन वहीं पे हम देख लें ऑक्सीजन का, देखे जाए तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है मैं, 2p2। ओके, और ये बेसिकली 2p4 होता है। मैं अभी ऑर्बिटल के डायरेक्ट ऑर्बिटल के टर्म में डायरेक्ट लिख रहा था, पर चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये 1 2 3 हो गया, तो ये ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन देखिए इसमें देखिए कुछ स्टेबिलिटी का उतना इशू नहीं है, यानी कि थोड़ा अनस्टेबल है, नॉट फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, लेकिन पूरा फिल्ड पूरी तरीके से फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है।
तो इसमें देखिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज +8, यानी कि नाइट्रोजन से ज्यादा प्लस चार्ज लेने की क्षमता है इसमें। ओके, तो इसमें टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, देखिए उसमें क्या था, इसमें देखिए, इसमें देखिए तीनों ऑर्बिटल्स उसके फिल्ड थे, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाके उसकी स्टेबिलिटी को खराब नहीं करना था। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे 4 है और हम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये ज्यादा अच्छा स्टेबल हो जाएगा, यानी कि अगर ये 2p6 हो गया तो फिर ये एक नोबल किस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेगा और वो बहुत स्टेबल होगा। तो हम चाहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज हाई। ओके, तो इसमें उतनी हमें हार्श एनर्जी नहीं लगेगी। ओके, तो इसलिए ऑक्सीजन हैज लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी लिख लीजिए। ओके, तो इसका बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हैं, कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, डन होता है चेकिंग ऑर्बिटल, ऑर्बिटल चेक करिए एंड स्टेबिलिटी, तो इससे आपके पूरा फंडे क्लियर हो जाएंगे। ओके, फिर आप क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं, मैं एक्सप्लेन भी करते जा रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, फर्स्ट member of each group of representative elements, that is S and P block elements, shows anomalous behavior illustrated with 2 examples. Okay, तो ये क्या बोला गया, तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, मैं अपने जो सॉल्यूशन करा रहा उसमें मैं अगर ऐसे ई लिख दे रहा तो उसका मतलब एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन मत मान लीजिएगा। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली होते हैं हमारे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, देखिए मैं क्लियरली, तो इसने बोला है कि जो फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी एस और पी ब्लॉक के जो पहले पीरियड के मेंबर होते हैं, ओके, वो एनोमलस बिहेवियर शो क्यों करते हैं अपने अलग, यानी कि उसके नीचे के जो 2 एटम है, जैसे कि आप देख लीजिए हाइड्रोजन हो गया, तो ये लिथियम हो गया, तो हाइड्रोजन तो चलिए उसको तो समझ नहीं, हाइड्रोजन ही। ओके, देखिए लिथियम, ली ना सेम बढ़िया, तो देखिए ये जो एटम होगा ये उसके नीचे का एलिमेंट है, लेकिन ये फर्स्ट एटम है अपना वन फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप का। ओके, तो ये जो है वो नेमलस बिहेवियर शो करता है। ओके, तो ये बोला गया कि वो अपना नेमलस बिहेवियर क्यों शो करता है, तो उसके कुछ रीजंस हैं, चलिए मैं आपको लिखा देता है यहाँ पे। तो पहले यहाँ हेडिंग के साथ लिखते हैं द फर्स्ट मेंबर, जैसे कि आपने देखा होगा ना लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी है Li3n, यानी कि वो नाइट्राइट फॉर्म कर सकता है, बाकी उसके कोई एलिमेंट्स फॉर्म नहीं कर सकते। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब आपने पढ़ा होगा, और आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है कि अगर आपको याद है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास इतने फंडे क्लियर होना चाहिए कि आप खुद ही क्वेश्चन में अपना आंसर निकाल सके। ओके, तो देखिए द फर्स्ट मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लिख सकते हैं या एस एंड पी लिख सकते हैं, कि दोनों का मतलब वही होता है, मैं बताया एलिमेंट्स शो anomalous anomalous बिहेवियर, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, ड्यू टू कुछ रीजंस होते हैं, तो मैं उनके रीजंस थोड़े नोट डाउन करा रहा आपको। तो पहला रीजन उसका क्या होता है, तो पहला एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, लिथियम हो गया, ये फिर अपना बोरोन आ जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन ये सब आते हैं ना फर्स्ट पीरियड में, तो ठीक है उसी को देखते हैं। तो इसका रीजन होता है पहला तो स्मॉल साइज, लिथियम का देखिए साइज बहुत छोटा होता है। दूसरा होता है अपना हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी करती है, इंक्रीज करती है। ओके, थोड़ा देख लेते हैं, हाई इलेक्ट्रो निगेटिविटी, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रो निगेटिविटी भी हमारी डिक्रीज करती है। ओके, और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है। और एक लास्ट यानी कि मेजर होता है, थोड़ा ऐसे याद कर लीजिए स्टार बना के, एब्सेंस, ये बेसिक होता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे ये दिखता है हमें, यानी कि अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यानी कि उसमें फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो उसमें हमें पता चल जाता है कि इसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि वो सबसे ऊपर है तो डी ऑर्बिटल की तो कोई बात ही नहीं। और डी ऑर्बिटल की वजह से बहुत से कुछ ऐसे रीजन आते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो
वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा था कि कल ट्रांजिशन एलिमेंट में जिंक, कैडमियम और Ag में कोई भी डी ऑर्बिटल खाली नहीं था। तो वो भले ही वो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, पर वो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा था लिथियम का। तो लिथियम क्या करता है, लिथियम शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज कंपेयर टू अदर ग्रुप एलिमेंट्स, यानी उसी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे Li3n, ये नाइट्राइड फॉर्म कर रहा है। ओके, लेकिन इसके अलावा यानी कि पूरे एस ब्लॉक में इसके अलावा कोई और ग्रुप का एलिमेंट नाइट्राइड फॉर्म नहीं करता, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वैसा रीजन, उसकी वजह से आप देख सकते हो। ओके, तो ये एक रीजन हो गया। और क्या रीजन हो सकता है, कोवेलेंट। और ये क्यों होता है कोवेलेंट, ये कोवेलेंट नेचर भी शो करता है। ओके, अब और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेरिलियम का लेते हैं। तो बेरिलियम रिएक्ट करता है कार्बाइड के साथ। ओके, और जब वो वाटर के साथ और रिएक्ट करता है तो वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। ओके, और जो कि दूसरे एलिमेंट्स है उस ग्रुप के वो फॉर्म नहीं करते। ओके, तो बी बेरिलियम कार्बाइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और ये क्या बनाता है, मीथेन गैस। तो ऐसी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो कि शो करती है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। अब जैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में आते हैं, लो ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में कौन से हो गए हमारे, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया। तो देखिए इनमें उसके नीचे क्या हो गया, फॉस्फोरस, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, इधर आता है ना। तो ये सब एलिमेंट। तो देखिए इसमें क्या दिक्कत है पता है आपको, ये पता है क्या होता है। तो जो पी ब्लॉक के फर्स्ट मेंबर होते हैं ग्रुप के, वो शोज हाईली कोवेलेंट नेचर। ओके, तो इनका कोवेलेंट नेचर बहुत हाई होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है इनका नेचर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो एज कम्पेयर टू द डाउन एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। ओके, यानी उसी ग्रुप के नीचे के एलिमेंट्स का कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है ऊपर के एलिमेंट्स से। तो इस कारण वो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ज्यादा शो करते हैं देन कंपेयर टू द डाउन एलिमेंट। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो वही है, ये सब बोला गया है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि फर्स्ट मेंबर एनोमलेस बिहेवियर शो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। P block elements form acidic, basic, and amphoteric oxides. Explain each property by giving two examples and also write the reaction of these oxides with water. Okay, तो ये अच्छा क्वेश्चन। ओके, तो इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। तो इसमें बेसिकली बात हुई पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैंने जैसे बताया पी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको ध्यान रखें अगर आपको इस सवाल करना है। ओके, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो वेरिएबल ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, जैसे हमने बताया था। तो फॉर्म्स वेरिएबल ऑक्साइड्स। ओके, तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई मुझे लग रहा है। तो अब चलो बात करते हैं आगे। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए, अगर पीरियोडिक टेबल में ऐसा एक पीरियोडिक टेबल होता है अपना, तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। ओके, ये आपने पढ़ा होगा, ये जनरल है। ओके, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फॉर ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। ओके, और अगर और इसके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बता रहे हैं आप, आपको सब मैं बताऊंगा। अभी ऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो अब देखते हैं, जैसे कि हम सेकंड पीरियड के देखें। ओके, सेकंड पीरियड के बारे में बात करें, तो सेकंड पीरियड में क्या होता है पता है क्या, BO3 Be2O3, बेरिलियम का एक ऑक्साइड बना, कार्बन का एक ऑक्साइड बना CO2, और नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड बना N2O3। तो इसमें जब हम ये देखिए अलोंग अ पीरियड है, तो ये ऐसे जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ओके, ऐसे जाएंगे तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड पीरियड लेते हैं। थर्ड पीरियड में क्या होता है, एल्यूमिनियम Lu2O3, फिर क्या होता है सिलिकॉन SiO2, फिर फॉस्फोरस P4O10। तो ऐसे कुछ ले सकते हैं। तो जब आप ऐसे भी जाएंगे तब भी सेम रूल फॉलो होता है। ओके, यानी कि मैं ऐसे करना था, ये डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज ही करता है एसिडिक कैरेक्टर। ओके,
तो ये तो हो गई हमारी एसिडिक जनरल कैरेक्टर, यानी जनरल कैरेक्टर ऑफ एसिड ऑक्साइड्स के बारे में बात हुई। लेकिन अब वहीं पे हम टॉप यानी लेफ्ट टू राइट देख लेंगे, अगर हम टॉप टू बॉटम देखें। ओके, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं अलॉन्ग द पीरियोडिक टेबल, तब एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ओके, और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, सीधी बात है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक 13 ग्रुप के बारे में ले लेते हैं। 13 ग्रुप ले ले तो जैसे ये हो गया बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, हेलियम हो गया। तो इनके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। चलिए B2O3 होगा, सिंपल है क्योंकि बोरोन के ऊपर ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे +3 ले लिए, Al2O3, Ga2O3, ठीक है, In2O3, ठीक है, Al2O, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अब उसका नेचर के बारे में हम बात करना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक्सप्लेन करना है एक एग्जांपल के साथ। देखिए बोरॉन का जो होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ये वीकली एसिडिक होता है, वीकली एसिडिक। अब आपको शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो जेईई की एग्जाम दे रहा है और उस पढ़ा होगा तो उसको पता नहीं होगा कि ये क्या होता है, ये एम्फोटेरिक होते हैं। गैलियम का तो पता नहीं, पर Al2O3 तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, फिर अपना इंडियम के बारे में हो गया, ये थोड़ा सा बेसिक टाइप में आ जाता है, ठीक है, ये तो मोस्टली यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो दो एग्जांपल बोला है उसने, तो चलिए मैंने एस ब्लॉक के दो एग्जांपल दे दिए थे, थर्ड और फोर्थ। अभी अलॉन्ग ग्रुप बता रहा था मैं, इसका 15th ग्रुप के एलिमेंट ले लेते चलिए, ठीक है, 13 के बाद 14 में क्या है, 15 ग्रुप देखते हैं। 15 ग्रुप में क्या होता है, N2O5 हो गया, सेम ऑक्सीजन के ऊपर +5 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगी, तो उससे आप नाम बता सकते हैं। ये P4O10 अलॉन्ग ग्रुप चल रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर ये AsO10 हो गया, इधर कर लेता मैं, फिर क्या हो गया Sp4O10 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें कैसे दिख रहा है आपको, ये एसिडिक होता है। ओके, ये थोड़ा वीक है, यानी कि मॉडरेट कह सकते हैं एसिडिक। जब आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको ये सब जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको याद रहेगा। ओके, अब जो बीच का होता है ना मेसनरी, वो एम्फोटेरिक होते हैं, यानी जनरली ये होते हैं, ये भी एम्फोटेरिक आएगा क्योंकि इसके आगे एक और एलिमेंट आता है हमारा, बिस्मथ आता है। तो जगह नहीं बची, मैं नीचे लिख देता। तो जब बिस्मथ होता है, बिस्मथ 2O3, देखिए अब आप बोलोगे यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वही है, यानी कि वो प्लस N से लेके N-8 तक के कर सकते हो। तो +N कितना है, नाइट्रोजन पर +5 होता है ना, तो 5 से लेके 8-5 = 3, तो 5 से लेके 2 तक कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो यहाँ पे Bi ने +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी है, ऑक्सीजन की -2, तो ये आ गया, ये हमारा बेसिक होता है। ओके, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है, देखिए वेरिएबल ऑक्साइड्स बनाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो अमंग द ऑक्साइड ऑफ सेम एलिमेंट, हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, यानी कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की यानी किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन की यहाँ +5 है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ 4 है तो इसका कुछ ज्यादा है। ओके, तो इस जैसे P2O5 होगा, पर ये मॉडरेट एसिडिक है, हालांकि +5 ये कम है। जैसे इसका देखिए, इसमें बिस्मथ की सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इसमें बेसिक हो गया। तो एसिडिक कैरेक्टर ऐसे भी करता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब ऑक्साइड समझ आ गया होगा। अब आपको मैं थोड़े रिएक्शन दिखाता विद वाटर, रिएक्शंस विद वाटर। तो वाटर के साथ कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं। तो मैं एग्जांपल ले लेता पहले, बोरोन का ले लेते, B2O3, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे एग्जांपल कराऊंगा जो आपने पढ़े होंगे और ये बहुत ज्यादा यानी कि पॉपुलर भी है। ओके, तो इसमें हम जब हाइड्रोजन डालेंगे तो ये कुछ ऐसा कुछ फॉर्म करता है। देखिए आपको मैं जैसे लिखूंगा आपको समझ आ जाएगा कि क्या लिखा मैं, H3BO3 है कि नहीं फेमस, इसको क्या कहते हैं हम, ऑर्थोबोरिक एसिड।
तो इसमें ऑक्साइड की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ये क्या हो गया, बोरोन ट्राइऑक्साइड हो गया है। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 3 लगा लेते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन अगर ये पानी में है तो आयोनिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? कुछ ऐसा होता है बी ओ एच, ऐसा कुछ फॉर्म करता है। और ये हाइड्रोजन के ऑक्सीजन एटम ऐसे बने हुए होते हैं। और जब ये पानी में टूट जाती है कुछ ऐसे बनता है बी ओ एच फोर, के ऊपर माइनस चार्ज आता है, प्लस हाइड्रोजन प्लस प्लस माइनस बनता है वैसे। अब चलिए, अपन ये तो हो गया एसिडिक का हो गया। ओके, अब अपन एम्फोटेरिक का देख लेते हैं। अगर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखा जाए, एम्फोटेरिक में सबसे पॉपुलर लेता मैं Al2O3। ये अपना एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड होगा, और इसमें हम डाल देते, चलिए इसको हम किसी सॉल्वेंट में डाल देते हैं NaOH में। ओके, जब हम ऐसे डालेंगे, पर इसमें थोड़ा मीडियम प्रोवाइड करता है हीट, तो ये क्या बनता है NaAlO2 की ऑक्साइड फॉर्म करेगा वो। ओके, प्लस H2। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन होगी इसकी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, P4O10 का ले लेते हैं। ये क्या होगा, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। जब इसमें हम वाटर पास करते हैं, ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल। ये थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर वाला ये फर्स्ट एग्जांपल था। ओके, तो जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये भी एक है ना कि कहना चाहिए कि पॉपुलर रिएक्शन ही है, वाटर के साथ में फॉर्म कर रही तो इसका वो होता है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप इसको थोड़ा मिलाइए। ये H3PO4 बनता है। इसको ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ओके, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा आपको, वाटर के साथ ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज बनता है, बेसिकली एसिड बेस ऐसे निकलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन का ले लेते हैं, Cl2O7। इसमें देखिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिया है इसने, क्लोरीन के +7 ऑक्सीडेशन स्टेट लिया। और जब आप H2 के साथ रिएक्ट कराओगे इसको, तो देखिए ये क्या बनता है, HClO4 बनता है। ठीक है, इसको हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रीजन आता है, उसमें हम इसे बहुत यूज करते हैं ऐसे। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने क्या क्या देखा इस क्वेश्चन में, हमने पहले देखा कि जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए रहते हैं एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अलोंग द ग्रुप। जाते हैं हम, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, और जब ऐसे राइट लेफ्ट टू राइट देते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज करता है। और उससे हम कुछ ऑक्साइड्स बनाए, और उसके बाद में हमने उसका फिर क्या देखा, रिएक्शंस विद वाटर देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो हर एक बच्चे को पता है ना, कि आप 8वीं 9वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होते हैं। थोड़ा टेक्निकल टर्म में लिख देता, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा क्या होता है, ओके सॉरी, मैंने 35 स्किप कर दिया, तो पहले वो कर लेते हैं। 35 क्वेश्चन बोलता है, how would you explain the fact that the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of the magnesium but its second ionization enthalpy is higher than that of the magnesium? ओके, तो ये अच्छा एग्जांपल है, पर ये बहुत इजी है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है सोडियम जो है हैज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, लेकिन बट इट्स second ionization enthalpy second is higher than that of magnesium। तो आपको मैंने बताया था, जब भी आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन है, तो आपको पहले एक चीज आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाते हो एलिमेंट का, तो वो आपके लिए बहुत इजीली पड़ता है। ओके, तो जैसे हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबसे पहले, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, उसके साथ हम अपना मैग्नीशियम का भी लिख देते हैं, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, सॉरी कितना हुआ है, 2
6 7 8 9 10 PS2। ओके, तो चलिए अब कैलकुलेट। तो देखिए सोडियम में क्या होता है पता है क्या, सोडियम में से अब आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो अगर आपके सोडियम में ऑटोनॉमस शेल में एस इलेक्ट्रॉन है, एस में अपना एक इलेक्ट्रॉन है बस, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। ओके, इजीली इजीली कैन रिमूव। ओके, और वो क्या बन जाएगा, Na+ बन के 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे इसमें। तो ठीक है, तो इसमें जो आयनेशन एनर्जी लगेगी वो उतनी हाई नहीं लगेगी, सो आयनेशन एनर्जी इज लो। समझ आया आपको, यानी कि आपको कम एनर्जी लग रही है एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो आपको यानी कि आयनेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पे हम देखा जाए मैग्नीशियम का केस, मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना था हमारा, 3s2 था। तो ऑटोनॉमस इलेक्ट्रॉन में यानी कि स्ट्रक्चर में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एस में, 1 और 2। लेकिन अब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाले, देखिए मेन चीज यहाँ पे क्या है पता है, ये पेयर्ड है। तो इसमें यानी कि स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ सोडियम आउटर मोस्ट शेल। यानी कि जो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल था उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, और इसमें जो आउटर मोस्ट है उसमें 2 है, तो इसमें यानी कि अपना जुड़ा हुआ है ना एकदम, पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। टू रिमूव, अब इसमें से टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एनर्जी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू हाई। ठीक है, तो आपको समझ आ गया फर्स्ट आयनाइजेशन से। तो जब ये निकालेगा तो ये Mg+ बनेगा, और ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 11 इलेक्ट्रॉन से देगा। अब आते हैं, अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलता है, Na+ में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो, सॉरी, ये मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में बात कर ली। जब आप यहाँ निकालेंगे तो Na+2 बना के एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उसमें, जैसे कि आपने एस में से कितना था, एस में एक इलेक्ट्रॉन था हमारा, ये वाला एस में एक इलेक्ट्रॉन था, हमने तो दे दिया था Na+ बनाने के लिए, तो अब हमारे पास क्या बचते, बस पी में बचते। तो पी में कहाँ बचेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे, 2s2 2k6। ओके, तो ये ऐसा 2s, तो देखिए ये कितना है अपना कंप्लीट ऑक्टेट है। तो जब यहाँ कंप्लीट ऑक्टेट है, और अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कितनी हाई, हाई हाईली स्टेबल। ओके, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है वो हाईली स्टेबल है, और उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई। ठीक है, तो इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड फॉर सोडियम इज इक्वल टू हाई लिखेंगे ऐसे इंक्रीजिंग में, और वाइस से वर्सा करके आप जब मैग्नीशियम का देखेंगे तो मैग्नीशियम+1 का ऑर्बिटल कैसा होता है, उसके लास्ट वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया था, 4s से तो एक बचा, तो आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। तो वो कितना हो जाएगा, Mg+2 बनेगा एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो आपको समझ आ गया होगा इस एग्जांपल से कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हमारी सोडियम की वो कम लगती है, लेकिन जब हम सेकंड जाते हैं तो उसमें ज्यादा लगेगी, क्योंकि आप ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हो और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो दिक्कत जाएगी। ओके, तो ये ठीक है, तो 2 मिनट में पानी पी रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो ये तो बहुत इजी इजी है, एक्सोथर्मिक को देखते। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखें तो इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रही है। एनर्जी विल बी रिलीज। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं घुसता, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी इसका मेन फंडा यही होता है कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो कुछ रिएक्शन हुई और एनर्जी भी रिलीज होगी उसके बाय प्रोडक्ट के साथ।
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में आप जब CO2 डालोगे, एक एग्जांपल दे रहा मैं, तो उसमें क्या होता है कि CaCO3 बनाता है, पर इसके साथ एक और चीज होती है प्लस डेल्टा एच, हीट निकलती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है -178.3। देखिए माइनस में, तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो जब भी डेल्टा एच नेगेटिव आता है तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब वहीं एंडोथर्मिक देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दी प्रोडक्ट्स। यानी हमें किसी रिएक्शन को आगे बढ़ाना है तो हमें कुछ एनर्जी देना पड़ता है, जैसे हम कैटलिस्ट वगैरह देते हैं तो वहीं पे एक एनर्जी भी देना पड़ता है। ओके, तो 2 टाइम्स एनर्जी, एक एग्जांपल दे रहा, उसमें कुछ आप डेल्टा एच हीट देंगे, उसकी वैल्यू मान लीजिए आप यहाँ पे 91.8 प्लस में रहेगी यहाँ पे। तब यानी किसी चीज को तोड़ रहे हैं, तब हमें एनर्जी लगती है N2 + 3H2। ठीक है, एनर्जी कुछ ज्यादा कम हो सके, मैं वैसे ऐसे एग्जाम्पल ले लेता, तो उस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, अरेंज द एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या बोला है कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये अलोंग द ग्रुप है, ये अलोंग द पीरियड है, ये मैंने लिख दिया, आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो इसमें उसने पूछा है हमारे से इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा गया है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीज करती है। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, कैसे करती है, डिक्रीज से। तो यहाँ से समझ आ गया नाइट्रोजन की तो ज्यादा होगी मैन कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस की। लेकिन अगर हम ग्रुप के अकॉर्डिंग जाए तो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है। ओके, सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया, ये इंक्रीज करता है और ये डिक्रीज करता है। जब आप ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज करता है, तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। लेकिन अब हमें सारे ऑर्डर्स को चेक करना है और थोड़ा सा मैच करना है कि कौन सा वाला पहले लेगा, यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को तो पहले कंपेयर करेंगे कि ऑक्सीजन और सल्फर को। वैसे तो मुझे पता है यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा तो पहले नाइट्रोजन का ही होना, क्योंकि वो सबसे पहले है तो सबसे ज्यादा होगा, और लेफ्ट में है तो वो सबसे ज्यादा होगा। एक टाइप से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद ये नहीं आएगा, उसके बाद ये आएगा, क्योंकि आप जब ऐसे जाएंगे तो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फॉस्फोरस और सबसे कम आएगी सब। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब वहीं पे हम देखें इसका मेटालिक कैरेक्टर, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ये पहला हो गया। सेकंड ऑप्शन मेटालिक कैरेक्टर, अगर हम मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ये हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ओके, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारा कैसा करता है, डिक्रीज करता है। ओके, तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ बनेगा आपका, ऐसा, ऐसा। इसका आप जब लिखेंगे आंसर तो इसका कुछ ऐसा आएगा, फॉस्फोरस का सबसे कम आएगा, सल्फर का, फिर इधर वाला नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा मेटालिक कैरेक्टर। चेक कर लीजिए, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें याद रखने वाली होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करें नहीं, 37 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। Explain the deviation in the ionization enthalpy of some elements from the general trend by using okay, तो हमारे पास कुछ ग्राफ दिया है और हमें बताना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे कहाँ चेंज हो रही है, कहाँ कम हो रही है, कहाँ ज्यादा हो रही है। ओके, तो देख लेते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा, हाँ, तो हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 3 से चालू हो रहा है, 500 इसकी स्टार्टिंग है। ठीक है, ये 520 से चालू हो रहा है सब। तो ये ऐसा, 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 ऐसा एंड ऐसा जा रहा है, थोड़ा ऐसा करते हैं। ये हमारा लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, फिर यहाँ बीच में कार्बन आ गया, कहीं यहाँ नाइट्रोजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ कहीं नियॉन। ठीक है, तो ये सब अपना 4, 5, टॉपिक नंबर लिखा मैं 6, 7,
8, 9 एंड दिस इज 10। ठीक है, तो हमने पिछले कुछ यानी कि हमारा एमसीक्यू था उसमें हमने ये क्वेश्चन किया है, आपको मैं थोड़ा करा रहा है। इस देखिए क्वेश्चन नंबर 28, हमने इसमें ग्राफ बनाया था, अब ग्राफ पूछा था और इसमें हमें ग्राफ दे दिया और हमें बताना है कि ये कैसे होगा। ओके, देखिए यही जो एनर्जी दी है ना वही है। तो आप, मैं चाहूँ तो ये क्वेश्चन इसके प्यारा से ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 37 या 38 है, शायद 38, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। पर चलो मैं थोड़ा सा आपको भी रिकैप हो जाएगा तो करा देता हूँ। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है आपको बताता हूँ। तो आयनेशन एनर्जी जो बेसिकली, अगर पीरियड का, यहाँ पे पीरियड की बात हो रही है, कैसे हो रही है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियन। तो जब हम पीरियड अलोंग अ पीरियड चलते हैं, ओके, जब हम पीरियड के अलोंग चलते हैं तो वो हमारी आयनेशन एनर्जी मुझे बेसिकली इंक्रीज करती है। ओके, आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा 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 ऐसा। यहाँ दिख तो रहा है जनरली, पर यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे चेंज आ रहा है। जैसे बेरिलियम और बोरोन में दिक्कत है, ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में दिक्कत है। तो चलिए इन दोनों का हम टैली कर लेते हैं, इसमें दिक्कत है। तो देखिए पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आयनेशन एनर्जी मैं पहले ही बताया, अगर आयनेशन एनर्जी निकालना तो हमें कॉन्फ़िगरेशन पता रहना चाहिए। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2। ओके, तो इसका ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही कुछ आता है। ओके, NH2 होगा और लास्ट में 1s2 आता है, तो 1s2 2s2 2p2 2s2 ऐसे कुछ। ओके, फिर हमारा बोरोन का देख लेते हैं। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p1। तो देखिए इस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, ये फुल्ली फिल्ड है, और ये ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो ये इजी पड़ेगा इससे। तो यहाँ पे बेरिलियम की जो आयनेशन एनर्जी आएगी वो बोरोन से ज्यादा आएगी, तो इसका कुछ ऑर्डर ऐसा हो जाए। ओके, अब ये आपको समझ आ गया है, तो इसलिए देखिए बेरिलियम को ज्यादा है देन कंपेयर टू बोरोन। ओके, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। और फिर हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमने तो पूरा जब स्टार्ट करा था मैंने, यानी कि ये आज की क्लास, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही किया था हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर शायद तक। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। ओके, ये हमारा 2p3 कैसा हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया, फुल्ली फिल्ड। तो फुल्ली फिल्ड हो गया तो मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। तो आयनेशन एनर्जी इसकी क्या होगी, हाई होगी। और वहीं पे हम देखिए ऑक्सीजन का, तो 1s2 2s2 2p4 हो गया। तो इसमें देखिए इसमें कैसा आता है, देखिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, ठीक, ये ऐसा कुछ आता है इसका। तो देखिए इसमें फुल्ली फिल्ड नहीं है, पार्शियल फिल्ड है, तो आयनेशन एनर्जी इसकी थोड़ी सी लो आती है। तो ऑर्डर में फिर से कुछ चेंज करना पड़ेगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम नहीं होगी बल्कि ऑक्सीजन की कम होगी नाइट्रोजन से। तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो फाइनल ऑर्डर मैं यहाँ लिखा देता हूँ। फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर हमारा ऐसा है, लिथियम की सबसे कम, फिर बेरिलियम की, पर वो बोरोन से ज्यादा होगी, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, पर नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की और नियॉन की। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 भी यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। और दूसरा पार्ट बोल रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, तो पहले ए पार्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट increases left to right along a period। ओके, जब हम पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट तक डिक्रीज यानी कि हाँ इंक्रीज करती है सर। तो ये बेसिकली होता क्यों है, तो ये हमारा होता है डिक्रीज इन एटॉमिक साइज की वजह से। ओके, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा साइज डिक्रीज करता है। ओके, हमारा साइज डिक्रीज करेगा तो इसके साथ क्या होगा, जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज करता है। तो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर साइज कम हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ओके, तो इसकी वजह से हमारा क्या आता है, इसकी वजह से हमारा जो वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो भी बढ़ता है। ओके, तो इसके ये साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन दोनों की वजह से दिस रिजल्ट इन द, इनकी वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन
जो और यानी कि हमारे पास, देखिए मैं एक डायग्राम बना देता आपको। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस पे वो इलेक्ट्रॉन कोई अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, ओके ठीक है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा, तो अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस इंक्रीज करेगा, ओके। तो इस वजह से हमारा जो, अगर कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, ओके। तो ये क्लियर होगा आपको। अब उसका बी पार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट बोल रहा है ऑन मूविंग डाउन टॉप टू बॉटम उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। तो सही बात है। तो ये इसको क्या टैरी करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ओके। तो उसके कुछ फैक्टर्स है, उसमें से पहला होता है जैसे जैसे हम ऐसे ग्रुप के नीचे आते जाते हैं, तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, पहला दिख रहा है न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं ये न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सब नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब आपने पढ़ा होगा। तो मैं सीधे सीधे टर्म्स से बता रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा होगा। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, यहाँ लिख देता मैं टॉप टू बॉटम। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज करता है, ओके। तो इस वजह से भी हमारा आयनेशन एनर्जी क्या कहते हैं, डिक्रीज करता है। वहीं पे एक सेकंड रीजन हमारा यह आता है कि एटॉमिक जो साइज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। सीधी बात है, जैसे जैसे आप जाएंगे तो आपका एन एन बढ़ते जाएगा और एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता जाएगा। तो ये भी एक रीजन होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करने का, क्योंकि आप जैसे जैसे सबशेल बढ़ाते जाएंगे तो उसमें डी ऑर्बिटल की यानी कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि, तो आपके पास यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे देने के लिए, तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल यानी कि रीजन होता है उसका, कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसमें बात ही कर रहा था शील्डिंग इफेक्ट की। जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ऑन आउटर मोस्ट, क्योंकि वहीं से इलेक्ट्रॉन जाना है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। अब ये इंक्रीज क्यों करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर ऑर्बिटल्स, ओके। क्योंकि जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो अंदर के ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, तो उस वजह से आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी यानी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ते जाता है, ओके। तो ये कुछ रीजन है जिससे आपकी एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 39 समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है हाउ डज द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिव और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करी, पर यहाँ पे हमें पूछा है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और हमें बताना है कि ये लेफ्ट टू राइट कैसा वेरी करता है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट हो गया, सॉरी लेफ्ट, और ये हमारा राइट हो गया। जब आप लेफ्ट से राइट करते हैं तो उसका आपको ऑर्डर बताना है कि वो किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। तो देखिए, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंक्रीज करता है हर एक सक्सीडिंग एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के साथ। देखिए जैसे कि आपके बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो आप जैसे जैसे आएंगे तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे, ओके। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, पर जो शेल नंबर है वो सेम ही रहेगा। देखिए अगर कोई भी एक पीरियड है, जैसे सेकंड पीरियड है, तो इसका पीरियड तो 2 ही होगा ना। तो पीरियड होगा तो आप जब पीरियड में चलेंगे तो उसका पीरियडिक यानी कि जो अपना क्वांटम नंबर होता है एन, वो वेरी नहीं करेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस इन दोनों चीजों की वजह से क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। एटॉमिक साइज नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, पर इसके साथ साथ क्या होता है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी हमारा इंक्रीज करता है। तो ये इंक्रीज करेगा, ओके। और जैसे जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा
उतना ज्यादा अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, मोर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो जब अगर ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, देखिए जैसे कि एक डायग्राम बना होता, ये आपने न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, सॉरी छोटा नहीं, ठीक है? ये न्यू आपने एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिट है और ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये इस पे कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। तो जैसे जैसे हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाएगा। ओके, ये इंक्रीज करता जाएगा। तो इससे क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। अट्रैक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता उसकी घट गई, और इसकी वजह से हमारा मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करता है, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें जितने ज्यादा लूज रहते हैं वो उतने ज्यादा यानी कि कैरी कर सकते हैं। जैसे कि अपना एल्यूमिनियम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, तो इसलिए अपने इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। तो ये एक एग्जाम्पल है उसका। ओके, सो मेटेलिक कैरेक्टर, तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर अपना डिक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ओके, तो ये कॉन्क्लूजन लिख लेता हूँ। ये सब आपने पढ़ रखा है, पर मैं क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर decreases along a period and non-metallic increases along a period। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है द रेडियस ऑफ सोडियम कैटायन एंड ओके Na प्लस और Na की बात कर रहे हैं। तो देखिए Na प्लस जो होता है हमारा, उसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ इसका। तो Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2। चलिए पहले ये नहीं लिखते, मैं सब दे लिखता हूँ। प्लस सोडियम का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6। ओके, 2 6 4। ओके, अब अब आप जब इसमें, सॉरी इसका आंसर ये भी तो आता है, भूल गया, ठीक है। लेकिन अगर आप Na प्लस कर रहे हैं तो Na प्लस कर रहे हैं कैसे बनेगा, हुआ एक इलेक्ट्रॉन देगा प्लस, सॉरी इसको मैं Na प्लस बना देता पहले, ये Na प्लस बनता, ठीक है। Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और Na प्लस बन गया, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और Na प्लस बन गया। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम करना है आपको, तो Na प्लस में कितना हो गया, ये 3s1 में से ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दीजिए, तो 2s2 2p6। ओके, तो देखिए इसका साइज थोड़ा कम हो गया एज कम्पेयर टू द Na, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सो रेडियस ऑफ Na प्लस इज लेस देन N। क्यों, क्योंकि आपने उसका एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया। तो जैसे अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझा तो कुछ ऐसा होगा, देखिए ये सोडियम हो गया, सोडियम में देखिए ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, ठीक है, 1s ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा 2s ऑर्बिटल हो गया और ये हमारा एक 3s ऑर्बिटल हो गया। तो इस 3s ऑर्बिटल में हमारा एक इलेक्ट्रॉन था हमारे पास 3s1, ठीक है, ये हमारा सोडियम का होगा। तो ये उसकी रेडियस कुछ इतनी आ गई, मान लीजिए हम ऐसे बेसिकली इलेक्ट्रॉन तो 1 2, ठीक है, और ये 3, तो ये 3 हो गया इसके रेडियस, मान के चलिए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। फिर ये न्यूक्लियस हो गया, फिर ये 1s और ये 2s। तो देखिए न्यूक्लियस 1 2। अब देखिए जो सोडियम का हमने Na प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा उसमें देखिए मैक्स टू मैक्स नंबर ऑफ शेल 2 है, इसमें 3 है, ठीक है, 3 है इसमें। तो हमने यहाँ पे तीन ऑर्बिट बनाई थी, यहाँ पे 2 ही बनेगी, तो इसमें इसका जो रेडियस आएगा वो 2 आएगा। तो ये देखिए लेस है ना, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है among alkali metals which element do you expect to be least electronegative and why। ओके, तो आपने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल जब चैप्टर चालू होगा तब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट आएगा, तब आपको पता होगा कि अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई सबसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है तो कौन सा होता है, सीजियम होता है, वो भी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ओके, ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट होता है दैट इज सीजियम। सीजियम फ्रेंशियम के ऊपर आता है, फ्रेंशियम थोड़ा रेडिएटिव आ जाता है इसलिए उससे हम नहीं गिनते। तो जो सीजियम होता है इज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, या हम ऐसे भी कर सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो हमें यहाँ पे सबसे लीस्ट
बोला गया, तो वही है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट along the alkene। ओके, तो ये होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हम ऐसे डाउन द ग्रुप चलते हैं, ऐसे टॉप टू बॉटम, जो टॉप टू बॉटम होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव। जैसे कि मैंने अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन में आपको समझाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट कैसा होता है, वैसे ही टॉप टू बॉटम भी उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज कर, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया हमारा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक कर लिया। अब बाकी क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय।